हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 21 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। हमने टीएस गरेवाल बुक के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है, हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे वो स्टार्ट किए थे अपनी लास्ट वीडियोस में। हमने लास्ट पार्ट्स में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी समझ लिए हैं और हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 11 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आज इस पार्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए एक बार सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें जो है वो दी गई हैं। आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कैलकुलेट करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो मैंने पार्ट 4, 5, 6 और 7 इन 4 पार्ट्स में जो है वो मैंने समझाई हैं। अगर अभी तक आपने इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप इन्हें पहले जरूर देखें ताकि आपको सभी कंसेप्ट्स की जो है वो थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया है सरप्लस के बैलेंसेस गिवन है। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड रिसीवेबल्स दिए गए हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है। गुडविल का पॉइंट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझें क्या है। प्रीपेड इंश्योरेंस दी गई है और ट्रेड पेबल्स जो है वो आपको दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में। और आपको यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन का वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि हम इस पॉइंट को हमेशा अपने वर्किंग नोट में ही जो है वो सॉल्व करते हैं। आपको इसे यहाँ पर ही सॉल्व नहीं करना है। अगर आप कर देंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में जो है वो आपके मार्क्स कट जाएं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपको इस पॉइंट को हमेशा अपने वर्किंग नोट में ही जो है वो सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ कि जब भी आपको अपना फर्स्ट वर्किंग नोट दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सॉल्व करना है तो आपको चेक करना है कि आपको इसे कौन से पॉइंट से जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सरप्लस के बैलेंसेस गिवन है। स्पेसिफिकली मेंशन है सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी आपको सरप्लस वर्ड लिखा हो या रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा हो या फिर बैलेंसेस एज पर द बैलेंस शीट लिखा हो तो इट मीन्स जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझाया था पार्ट 5 में कि हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, आपको अब ये थर्ड पॉइंट जो है वो यूज करना है। जब भी हम ये थर्ड पॉइंट यूज करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो होता है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस के साथ। हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आप देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 80,000। 2019 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर है और 2020 जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। तो हमें यहाँ क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 80,000 और ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया गया है 60,000। तो हम यहाँ कर देंगे 80,000 माइनस 60,000, ये आ जाएगा 20,000। उसके बाद अब आप याद कीजिए कुछ आइटम्स हम प्लस करते हैं और कुछ आइटम्स जो हैं वो हम यहाँ पर माइनस करते हैं। अब देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज गिवन
नहीं है जिसे हम अपने यहाँ फर्स्ट वर्किंग नोट में जो है वो इंक्लूड करते हैं। ना ही हमें डिविडेंड का कोई पॉइंट दिया गया है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, ना ही कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड का कोई पॉइंट है। इट मीन्स अब और यहाँ और कुछ नहीं आएगा। यही जो 20,000 है यही हमारा बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और हमारा यहाँ पर फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये 20,000 जो है वो आपको लिखना है यहाँ पर आउटर कॉलम में, और आप यहाँ पर लिख दीजिए साथ में वर्किंग नोट नंबर 1। अब आगे हम लिखते हैं, हम यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करते हैं। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको क्वेश्चन में खुद फाइंड आउट करना है कि आपको कौन से नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो आपको आपकी वर्किंग कैपिटल में जरूरत पड़ेगी। यहाँ पॉइंट दिया गया है एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। यहाँ पर आपको जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का जो है वो सेपरेट एक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए अब हम जो है वो इसका अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट। आपने एक वर्ड सुना होगा +1 में, जब आपने डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर किया होगा उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ही जो है वो दूसरा नेम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ही दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब ये अकाउंट बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने जो है वो +1 में सीखा है प्रिपेयर करना। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे और आपको जो एग्जाम में फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है पेपर में, उसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का पॉइंट जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसका अकाउंट जो है वो ध्यान से समझें। बिल्कुल सिंपल अकाउंट है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने +1 में सीखा हुआ है। प्रोविजन है, सो जो जितनी भी हमारी प्रोविजंस होती हैं उन सभी का जो है वो हमेशा ध्यान रखें क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है इट मीन्स ये बाय वाली साइड से स्टार्ट होंगी। हम बाय वाली साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट मीन्स हमने यहाँ लिखना है ओपनिंग बैलेंस, और टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ हम लिखेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया गया है 40,000। अब आपको कैलकुलेट करना है कि डेप्रीसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस साइड पर बच रहा है। इसका जो बैलेंस है वो बच रहा है हमारा बाय वाली साइड पर, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंस लिखा है, जो डिफरेंस हमारा बाय वाली साइड बच रहा था वो हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया B/F, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और नीचे आप ब्रैकेट में लिख देंगे डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल की जो हमारी डेप्रीसिएशन होती है वो ये है हमारी 10,000। हमेशा आपको अकाउंट इसका प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका अकाउंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी होता है, आपको जरूर प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, डिफरेंस बाय वाली साइड बच रहा है तो हम इसे डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेप्रीसिएशन लिखते हैं टू डेप्रीसिएशन, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट में भी समझाया था पार्ट 6 में, डेप्रीसिएशन हम डेबिट साइड पे शो करते हैं हमेशा, टू डेप्रीसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां जो हम अमाउंट मेंशन करते हैं वो ये वाली अमाउंट होती है 10,000 की, जो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस में। यही अमाउंट है जो अब हमने यहाँ लिखनी है अपनी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। डेप्रीसिएशन अमाउंट आई है हमारी 10,000।
38,000 की, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। ये अब हमारी आई है डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। हमें डेप्रीसिएशन की डायरेक्ट अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमें बैलेंसेस दिए गए थे। बैलेंसेस को यूज करके हमने जो है वो अपनी डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर ली है, और ये डेप्रीसिएशन की अमाउंट आपको जो है वो यहाँ पर लिखनी है। ये हो गई हमारी डेप्रीसिएशन की अमाउंट। उसके बाद आप देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है गुडविल का पॉइंट। गुडविल का पॉइंट भी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब भी आपको आपके क्वेश्चन में गुडविल दिया हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी इनटेंजिबल एसेट जो है वो गिवन हो, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसका भी जो है वो अकाउंट प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसका अकाउंट प्रिपेयर करना एक तो बहुत ही इजी होता है, प्लस आप कभी गुडविल का पॉइंट गलत नहीं करेंगे अगर आपने इसका अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करा है। गुडविल जो है वो हमारा एक तरह का इनटेंजिबल एसेट होता है, एसेट है ये हमारा, और हमारे सभी एसेट्स का जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। इट मीन्स ये जो है वो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। गुडविल आ जाए या फिर गुडविल की जगह कोई भी इंटेंजिबल एसेट आ जाए, पेटेंट्स आ जाए, ट्रेडमार्क्स आ जाए, कॉपीराइट्स आ जाए, किसी भी तरह का इंटेंजिबल एसेट हो, उसका अकाउंट इसी तरह से ही प्रिपेयर होगा जैसा मैं अभी आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपको मेंशन करने हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं, गुडविल का आपको क्वेश्चन में गिवन है 38,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 30,000। अब देखिए गुडविल, और आप ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है गुडविल के बारे में। तो जब भी आपको इनटेंजिबल एसेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो, बस बैलेंसेस गिवन हो, तब आपको ये जो अकाउंट है वो इस तरह से प्रिपेयर करना है। कोई भी किसी भी इनटेंजिबल एसेट का जो अकाउंट है वो ऐसे ही बनेगा जैसा मैं अभी आपको समझाऊंगी। बैलेंसेस को आपने नोट डाउन कर लिया। अब आपको चेक करना है कि डिफरेंस जो है वो किस साइड पर बच रहा है। अगर तो डिफरेंस आपका बच रहा है बाय वाली साइड पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो बाय वाली साइड पर बच रहा है 8,000, तो आपको ये अमाउंट डालनी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस में। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं W/F, दैट इज रिटर्न ऑफ, ठीक है, और साथ में आप लिख दें बैलेंसिंग फिगर, जो है ये 8,000 अमाउंट आई है। अब याद कीजिए मैंने आपको समझाया था पार्ट 6 में कि जो डेबिट साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसमें हम मेंशन करते हैं टू गुडविल रिटर्न ऑफ या गुडविल अमोर्टाइज्ड या पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, या अगर हम कोई भी इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर देते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो हम उसे हमेशा एज अ एक्सपेंस डेबिट साइड पर जो है वो शो करते हैं। वहां हम जो अमाउंट शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ये वाली अमाउंट होती है जो हम यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर ड्यूरिंग द ईयर या जो हमारे इनटेंजिबल एसेट हैं अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पहले गुडविल की वैल्यू थी 38, अब हो गई है वैल्यू 30,000, पहले थी 38 अब हो गई है 30,000, हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। जब भी हमारा कोई भी इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो जाता है तो हम हमेशा जो है वो उसे राइट ऑफ कर देते हैं, हम उसे एज अ एक्सपेंस शो कर देते हैं अपनी बुक्स में कि हमारे इंटेंजिबल एसेट की इतनी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, वो हम ये डालते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ। आप हमेशा ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि आप गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं जब आपको बैलेंसेस गिवन होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में, तो आपको हमेशा अकाउंट जो है वो इसी तरह से ही बनाना है। अगर बाय वाली साइड डिफरेंस बच रहा है तो आपको इसे डाल देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग फिगर, जितनी अमाउंट यहाँ पर आएगी। गुडविल या इंटेंजिबल एसेट के अकाउंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको आने जरूरी हैं, वो हम समझेंगे जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में जो है वो गुडविल का या इंटेंजिबल एसेट्स के पॉइंट आएंगे। ये पॉइंट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको और भी अच्छे से जो है ये अकाउंट्स क्लियर
हो जाएंगे। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में बताया गया है इंटेंजिबल एसेट के बारे में, तो जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो अगर बाय वाली साइड डिफरेंस बच रहा है तो आपको डालना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग फिगर 8000। अगर मान लीजिए आपका बैलेंस 2 वाली साइड बच जाता, ठीक है, 2 वाली साइड बच जाता, तो आप क्या करते? इट मीन्स कि यहाँ 38,000 है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 38,000 है और यहाँ पर मान लीजिए 30,000 है। तो आपको क्या करना था? अब जो डिफरेंस है वो 2 वाली साइड बच रहा है, तो हमने डिफरेंस डाल देना था यहाँ पर 2 बैंक परचेज के नेम से, 2 बैंक परचेज के नेम से बैलेंसिंग फिगर। पहले थी वैल्यू 30,000, अब हो गई है वैल्यू 38,000। पहले थी 30,000, अब हो गई है 38,000। इट मीन्स कि हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू बड़ी है। इट मीन्स हो सकता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर गुडविल को परचेज कर लिया हो, जिसकी वजह से जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो हम यह डिफरेंस डाल देंगे 2 बैंक परचेज, अगर 2 वाली साइड आपका डिफरेंस बचता है। अगर बाय वाली साइड आपका डिफरेंस बच रहा है जैसा इस क्वेश्चन में है, तो आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग फिगर में जो है वो अपना बैलेंस जो है वो डालना है। और अब जो ये गुडविल है इसे हम यहाँ लिख देंगे ऊपर, यहाँ पर गुडविल अमोर्टाइज्ड या फिर रिटर्न ऑफ, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 8,000। बस आपको यही 2 पॉइंट्स दिए गए हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। इसके बाद आपको क्वेश्चन में लेस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब आपको क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम जो है वो गिवन नहीं है। अब आप यहाँ पर हम लिख देंगे नील, क्योंकि कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। अब हम इस कॉलम का टोटल करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 8,000, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 18,000। अब हम इस 18,000 को ऐड कर देंगे इस 20,000 में, 20,000 प्लस 18,000, यह आ जाएगा हमारे पास 38,000। ये 38,000 आया है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे का पॉइंट, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैं ऑलरेडी पार्ट 7 में सारा इन डिटेल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम क्या प्लस माइनस करते हैं और उसे क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो आप पार्ट 7 जो है वो ज़रूर चेक कर लीजिए। जब भी हम अपनी एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल को सॉल्व करते हैं तो हम इसमें अपने सभी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ को। और हम यहाँ पर माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब आपको आपके क्वेश्चन में जितने भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज गिवन होंगे आपको उन्हें कंपेयर करना है और उनकी जो अमाउंट्स होंगे अगर वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो उनकी अमाउंट्स को जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है।
आपको इन्हें कंपेयर कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं वो आपका एक तरह का करंट एसेट होते हैं। देखिए 2019 में पहले करंट ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू थी 31 और अब इनकी वैल्यू हो गई है 25,000। पहले थी 31,000, अब हो गए हैं 25,000। इट मीन्स हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 6,000 से। इन दोनों का हमने डिफरेंस चेक करना है, कितना है दोनों अमाउंट्स का, और डिफरेंस है इनका 6,000। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और हम जब हमारे करंट एसेट डिक्रीज होते हैं हम उन्हें प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस कितना है 6,000। वो आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम में जो है वो लिखना है। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है अमाउंट आइटम इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी जो है वो हमारा एक तरह का करंट एसेट ही होती हैं। पहले इन्वेंट्रीज की वैल्यू थी 60,000, अब इन्वेंट्रीज की वैल्यू हो गई है 80,000। हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं 20,000 से। हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 20,000 से। और जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है हम उसे माइनस करते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री की जगह स्टॉक वर्ड भी जो है वो यूज कर सकती हैं। अमाउंट है 60,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 20,000। और यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं इसलिए हम इस 20,000 को जो है वो ब्रैकेट्स के साथ लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन में जो है वो दिया गया है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वो हमारी एक तरह की करंट लायबिलिटी होती है। पहले आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट थी 21,000 और अब अमाउंट हो गई है 12,000। पहले थी 21,000, अब हो गई है 12,000। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो डिक्रीज हो गया है 9,000 से। आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज हुआ है 9,000 से। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9,000 है। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे माइनस करते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट आ जाएगी 9,000। इसे भी जो है वो हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन में प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड भी आपको लिखा हो सकता है क्वेश्चन में या फिर आपको एडवांस वर्ड भी लिखा हो सकता है। प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस इंश्योरेंस जो है वो हमारा एक तरह का करंट एसेट होते हैं। पहले एडवांस इंश्योरेंस की वैल्यू थी 2,000, अब हो गई है 1,000। इट मीन्स जो हमारी एडवांस इंश्योरेंस है वो डिक्रीज हुई है 1,000 से। तो डिक्रीज इन एडवांस इंश्योरेंस आपको लिखना है यहाँ पर 1,000। देखिए लास्ट आइटम आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो हैं वो हमारे एक तरह के क्रेडिटर्स ही होते हैं और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी होते हैं। 2019 में जो है वो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू थी 19,000 और अब इनकी वैल्यू हो गई है 13,000। ट्रेड पेबल्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं 6,000 से। ये डिक्रीज हो गए हैं 6,000 से और हम इसे यहाँ लिख देंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स क्योंकि जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है हम उसे माइनस करते हैं और यहाँ अमाउंट लिख देंगे हम 6,000 और 6,000 जो है वो हम नेगेटिव में लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका जो हमने वर्किंग कैपिटल की आइटम्स लिखी हैं उन सब का टोटल करना है और जो आपका टोटल होगा उसे आपको यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखना है। इट मीन्स आपको प्लस करना है 6,000 प्लस 1,000
-20,000 -9,000 एंड -6,000। जब आप इन्हें प्लस माइनस कर देंगे तो आपका जो है वो आंसर बचेगा 28,000 नेगेटिव का बचेगा, क्योंकि नेगेटिव की जो आइटम्स हैं वो ज्यादा हैं, इनकी अमाउंट ज्यादा है और पॉजिटिव की अमाउंट कम है। तो जो साइन होता है वो हमेशा नेगेटिव वाली जो अमाउंट्स होती हैं उनका ही आता है। ये नॉर्मल प्लस माइनस के जो रूल्स होते हैं मैथ्स के वही हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपने आउटर कॉलम में अमाउंट लिख ली। उसके बाद हमने ये एक अमाउंट कैलकुलेट की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहाँ जितनी अमाउंट आई होगी आपको उसे इसके साथ जो है वो प्लस या माइनस कर देना है। अब ये 28,000 नेगेटिव का है, इट मीन्स 38,000 माइनस 28,000। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 पॉजिटिव का। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव अमाउंट होती तो 38,000 प्लस हो जाता 28,000 और फिर हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाता। इसलिए आप ध्यान से समझें, आपको इसे आंसर को जो है वो किस प्लस करते टाइम जो है वो कोई गड़बड़ नहीं करनी है जब आपको अमाउंट्स को प्लस माइनस करना है। ये जो हमारी 10,000 अमाउंट आई है, हम इसे लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आई है हमारी 10,000। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हम वर्किंग कैपिटल को जो है वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, हम अमाउंट्स को प्लस माइनस कैसे करते हैं। अगर आपको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं तो आप पार्ट 7 जो है वो जरूर देखें, आपको उससे जो है वो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पार्ट 7 में समझाया है कि कुछ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन भी होते हैं, जो आपको यहाँ पर एडजस्ट नहीं करने होते हैं। तो आप पार्ट 7 को जरूर चेक करें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लें। चलिए अब हम इसके आगे का जो पोर्शन है हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जब आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पर मैं जो है वो दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि मेरा जो पेज है वो खत्म हो गया है और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर आई है आपकी अमाउंट 10,000। आपको दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि मेरे पेज खत्म हो गया है यहाँ पर, और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करने में, तो मैंने यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो दोबारा लिखा है। यहाँ पर हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, माइनस करते हैं माइनस इनकम टैक्स पेड। अब आपको क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड से रिलेटेड कोई भी आइटम गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर नील भी लिख सकते हो या आप इस तरह से ब्लैंक भी डाल सकते हो। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10,000। ये 10,000 जो है हम इसे लिखते हैं कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी एक्सपेंस गिवन नहीं है तो आपको यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक छोड़ देना है। माइनस करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, माइनस करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को और प्लस करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। यहाँ पर हम बिल्कुल जो हमारा रूल लगता ही है डेबिट क्रेडिट का वही करेंगे। सभी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं दैट इज डेबिट, और सभी इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं दैट इज प्लस। तो ये भी हमें यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम इसे भी नील कर देंगे और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा हमारा जो है 10,000। अब ये पॉजिटिव अमाउंट है तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर आया है। अगर ये 10,000 नेगेटिव में होता फिर हमने इसे लिखना था कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्लो की
फ्रॉम की जगह जो है वो हमने यूज्ड वर्ड जो है वो यूज करना था, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये हमारा जो है वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यही पूरा फुल फ्लेज फॉर्मेट है जब हम यूज करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें सभी पॉइंट्स थे, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।